ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2022 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पिछला वर्ष बहुत खराब गया था लगभग सभी के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। लगभग हर कोई स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहा था, कार्य व्यापार को लेकर के जूझ रहा था। भगवान शिव कृपा करें और 2022 अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे और आप सभी जो है खूब उन्नति करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल यह है, इसको आप लग्न राशि के आधार पर देखें। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो आपकी लग्न हो, उसी राशि को आधार मान करके आप इस राशिफल को जानें और समझें। दूसरा सामान्य आधार पर ही है। राशिफल वैसे भी सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल प्रारंभ करूं सभी राशियों के लिए, उससे पहले कुछ वर्ष में क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनको, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि हर वर्ष में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई रहेगी। चाहे कोई भी वर्ष हो, किसी न किसी क्षेत्र, कोई न कोई जीवन का क्षेत्र जो है वो चुनौतीपूर्ण रहता है। हमें करना क्या है कि जो अच्छाई है उसको राशिफल से हमें कुछ संकेत मिल जाएंगे, उन चीज़ों को बढ़ाना है। कहीं कुछ बुराई, कहीं कुछ खराब संकेत मिल रहा हो तो उसको लेकर के हमें सावधानी रखनी है। जहाँ उपचार करने की आवश्यकता हो वहाँ उपचार करना है, और जहाँ हम पहले से तैयारी कर सकते हो उसको लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहेंगी आपके साथ। अब इस वर्ष की अगर मुख्य बातों को मैं देखूं तो सबसे पहले शनि की स्थिति को देखा जाए। शनि देव जो है वो वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर इसी वर्ष में पुनः मकर में आएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। तो शनि के आगे पीछे होने के कारण जो 7.5 का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से मीन वालों को प्रारंभ होगी, लेकिन पूरी रूप से नहीं होगी। फिर कुंभ में आए, जब मकर में आएंगे तो मीन वालों पे नहीं रहेगी। तो 7.5 जो है वो थोड़ा सा मीन और कुंभ वालों का मध्य प्रभावित करती रहेगी। दूसरी बात, धनु से पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मकर में जब रहेंगे तो धनु पे बनी रहेगी। तो धनु और मीन वालों के लिए 7.5 का प्रभाव कम बेसी इस वर्ष में होता रहेगा। उसी प्रकार ढैया की स्थिति को देखा जाए तो ढैया जो है वो मिथुन और तुला को भी प्रभावित करेगी और कर्क और वृश्चिक को भी प्रभावित करती रहेगी शनि के गोचर के कारण। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो राशिफल मैं बताता हूँ वो जरूर गोचर के आधार पर बताता हूँ सारा, लेकिन जो 7.5 और ढैया का जो गणना करने का जो नियम है वो चंद्र राशि से है। तो चंद्र, आपकी जो चंद्रमा आपके जन्म के समय जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से शनि को देखा जाता है। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, या चंद्र राशि कर्क है, या चंद्र राशि तुला है, या चंद्र राशि मिथुन है, तो ढैया का प्रभाव वर्ष में आता जाता रहेगा। वो जब हम लोग मंथली, मासिक राशिफल देते हैं या साप्ताहिक देते हैं, उसके दौरान उन चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी समय समय पर। लेकिन वर्ष में मैं बता दूं कि ये मिथुन, तुला, वृश्चिक और कर्क को प्रभावित करती रहेगी। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वर्ष के प्रारंभ में कुंभ में और उसके बाद मीन में भ्रमण करेंगे। तो कुंभ और मीन को प्रभावित करेंगे। चूँकि इनकी दृष्टि भी 3 होती है, पंचम भाव को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं। तो उसी के अनुसार जो है वो भावगत भी प्रभाव 3 उधर और 3 जब इस राशि में रहेंगे तो 6 उधर और 2 राशियों पे इधर, तो 8 राशियों को कहीं न कहीं बृहस्पति जो है वो प्रभावित इस वर्ष में करेंगे, वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के प्रारंभ के बाद। राहु केतु का जो गोचर इस वर्ष होने वाला है वो वृषभ और मेष और वृश्चिक और तुला में रहेगा। वर्ष में अप्रैल तक जो है वो रहेंगे वृषभ और वृश्चिक में, और उसके बाद ज़्यादातर जो समय इनका प्रभाव रहेगा वो रहेगा मेष और तुला वालों के ऊपर। इस वर्ष के प्रारंभ से ही कालसर्प योग बन रहा है सभी राशियों के लिए, और यह लगभग अप्रैल तक प्रभावित रहेगा, बहुत अधिक प्रभावित रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कालसर्प योग का प्रभाव कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझना है।
2022 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, जिसमें से सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण लगेगा और सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर में ग्रहण लगेंगे। सूर्य ग्रहण आंशिक जरूर लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली होगा, विशेषकर जो अप्रैल 2022 का लगने वाला है। और ये भी ध्यान रखें कि अप्रैल में गोचर भी है राहु केतु का। अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वर्ष में। हालांकि जब हम मासिक की चर्चा करेंगे, साप्ताहिक की चर्चा करेंगे तो इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन जो लोग मासिक या वो ना देख पाएँ क्योंकि इसमें वर्ष का एक लब्बो-लुआब होता है, तो ध्यान रखें कि अप्रैल का महीना बहुत विशेष हो सकता है उतार चढ़ाव के लिए। सफलताएं भी और असफलताएं भी बहुत तेज़ी से मिल सकती हैं, क्योंकि वो महीना थोड़ा सा जो है वो उद्विग्न रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष में रहने वाली है। एक चीज़ और एक आवश्यक रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि नया वर्ष इस ग्रह से प्रभावित हो रहा है तो पूरा साल ऐसा जाएगा, ये मिथ है, ये सत्य नहीं है कि कोई ग्रह कोई आज शुक्रवार से चल रहा है तो पूरे वर्ष ऐसा होगा वैसा होगा। ये बिल्कुल इसको आप मिथ माने, इसको केवल एक भ्रम माने, क्योंकि ग्रहों की स्थिति गोचर में लगातार बदलती रहती है। वर्ष का कॉन्सेप्ट जैसा चीज़ कोई ज्योतिष में है नहीं। हम लोगों के सनातन धर्म में कोई और वर्ष है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय से उनका नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये चूँकि हम लोग एक पूरे साल की बात करते हैं, उत्साह से मनाते हैं, तो एक लमसम देखते हैं कि इस दौरान ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं और किन चीज़ों की अधिकता रहेगी, किस चीज़ की कमी संभावित है, किस प्रकार का उत्थान पतन शुभ अशुभ प्रभाव एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहने वाला है। लेकिन कोई ये दिन, जैसे मान लीजिए शुक्र वक्री रहेंगे 1 तारीख को, तो अब ये कहना है कि शुक्र वक्री रहेंगे इसलिए पूरा साल ऐसा जाएगा, ये गलत है। राहु वृषभ में रहेंगे, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में रह रहे हैं इसलिए राहु का पूरा साल में प्रभाव ऐसा रहेगा, ये गलत है। क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, गोचर में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है, न कि साल पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों पे मुझे लगा कि मैं प्रकाश डालूं। बहुत से दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, तो इन बातों को आप समझ करके किसी तरह से ये बहुत भयभीत या बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष को एक संकेत के रूप में आपको लेना चाहिए। तो यह बेसिक चीज़ें मुझे लगा कि मैं इस पर जानकारी आपको दूं। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि इस वर्ष में किस प्रकार का प्रभाव लगभग पूरे वर्ष पर्यंत आपको किन चीज़ों की अधिकता और किन चीज़ों में कहीं कुछ कौन सा क्षेत्र ऐसा रहेगा जहां पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मकर लग्न वालों की बात करते हैं। मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा 2022, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या इस वर्ष का सारांश है आपके लिए, कैरियर, फाइनेंस, मैरिड लाइफ, हेल्थ वगैरह के मामले में, उस पर देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले कैरियर की बात करते हैं। कैरियर को लेकर के वर्ष का जो पहला हिस्सा है वो स्थान परिवर्तन से लाभ देने वाला है, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, आय की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आय उतनी शुरुआत में बढ़े ना बढ़े, लेकिन संभावनाएं जो है वो बनेंगी, रास्ते खुलेंगे। अगर चीज़ें रुकी हुई हैं तो उस दिशा में आपके जो प्रयास हैं वो सार्थक होंगे और उत्साहित रहेंगे। नई योजनाएं आप बनाएंगे और वो केवल योजनाएं ही नहीं बनाएंगे बल्कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उस पर आप काम भी करेंगे और उससे लाभ की स्थिति बन रही है। वर्ष का जो दूसरा हिस्सा है वो और बेहतर है कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। परिश्रम जो पहले का किए हुए हैं, जो प्रयास किए हुए हैं, उसमें अगर कहीं किसी कारण से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसमें उन्नति नहीं मिल पा रही थी, बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, उसमें अब आपको लाभ मिलने लगेगा। तो इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष परिश्रम करने का, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला और परिश्रम के परिणाम को देने वाला, शुभ दिशा में, मतलब नकारात्मक वे में नहीं, बल्कि जो परिणाम आएंगे वो बेहतर आएंगे। लाभ और संचय को बढ़ाने वाला, कुछ सेविंग इस वर्ष में आप कर सकते हैं, यानी खर्च की अपेक्षा जो आय है वो अधिक रहेगी, खर्च कम रहेगा, जिस कारण सेविंग हो सकती है। तो वो उस दृष्टिकोण से यह एक बेहतर वर्ष दिखाई दे रहा है।
व्यापार के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय, अगर इंडिविजुअल मतलब सर्वे सर्वा आप हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कई जगह लोग पार्टनर बनाते भी हैं तो एक तरह से डमी पार्टनर जैसा, स्लीपिंग पार्टनर जैसा होता है, उसका कोई रोल नहीं होता, उसका कोई डिसीजन। कई बार इस विषय पे लोग चर्चा करते हैं कि पार्टनर, हमने अपने वाइफ के नाम से, अपने बेटे के नाम से बिजनेस खोल लिया है तो चलेगा कि नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, अगर किसी भी काम में दिमाग, पैसा, उसका हानि और उससे संबंधित लाभ किसके लिए सर्वे सर्वा आप जिम्मेदार हैं, आप ही ले रहे हैं। किसी भी व्यापार को करने से, काम को करने के पीछे अगर 100% डिसीजन आपका है तो आप नाम किसी का भी रखिए, काम पर जो एक्चुअल प्रभाव होगा वो आपका होगा, क्योंकि भाग्य तो कर्म के पीछे साथ देती है ना। हम नाम उसका ABCD कुछ भी रख लें, हम अपनी कंपनी का नाम रिलायंस रख लें, विप्रो रख लें, टेस्ला रख लें, उससे उसका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ नहीं होने वाला है। वो नाम रखने से नहीं होने वाला है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी स्थिति क्या है। अगर उसके सर्वे सर्वा आप हैं, अगर उसके मालिक जो है वो अमेजन के मालिक नहीं है, उसके मालिक अगर रिलायंस के मालिक नहीं है, आप मालिक हो, तो उसका नाम आप कुछ भी रख लो। तो नाम रखने से नहीं होता, काम पर प्रभाव तब पड़ेगा जब, अगर आप सर्वे सर्वा अगर आप हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर परिणाम देंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ पार्टनरशिप में है, आप ऐसी चीज़ में है जहाँ पर कि आपको आपकी जो स्थिति है वो दूसरों पर निर्भर करने वाली है, दूसरों पर आश्रित हैं, दूसरे भी डिसीजन ले रहे हैं, वहाँ पर डिस्प्यूट होगा, उसके लिए अच्छा नहीं है। तो पार्टनरशिप में काम जो है वो प्रभावित होगा। बाकी अगर बिजनेसमैन है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उसमें उन्नति का बेहतर योग आपके लिए बनेगा, आपके लिए अच्छा योग बनता हुआ इस वर्ष दिखा रहा है। लेकिन पार्टनरशिप में काम मत करिए शुरुआत में, तो बल्कि वाद विवाद का खतरा है, और वर्ष के प्रारंभ में पार्टनरशिप टूटने का भी खतरा है। मतलब हो सकता है कि अगर आप साझेदारी में कोई काम करें तो ब्रेक कर जाए और आपको नए सिरे से अपना काम शुरू करना पड़े। हालांकि होगा आपके अच्छाई के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तात्कालिक परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। उसका अंत अच्छा होगा, तो उसको नकारात्मक नहीं लेना है, उससे परेशान नहीं होना अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है तो, क्योंकि उसका जो एंड रिजल्ट है अच्छा है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से इस वर्ष को मैं काफ़ी बेहतर कहूँगा कि 60 से 70% यह वर्ष आपके लिए उपयोगी दिखाई दे रहा है। अगर किसी बहुत खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो कीर्ति देने वाला भी यह समय होगा। आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, समाज के में दबदबा बढ़ेगा, कार्यस्थल पर भी आपको जाना जाएगा, आपको पहचाना जाएगा, आपके किए को सम्मान मिलेगा। तो उस दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि खर्च की अपेक्षा आय बेहतर रहेगी, इसलिए सेविंग्स भी इस वर्ष आप बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से। प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत अनुकूल समय कोई ऐसा सच नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन विवाह के लिए इस वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार योग बनेगा आपके लिए, तो और अच्छा योग बनेगा, काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। तो बहुत अधिक चांस है कि जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका विवाह इस समय हो जाए। मकर वालों के लिए कभी भी मिथुन वालों से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो मिथुन वालों को मकर वालों से, या मकर वालों को मिथुन वालों से विवाह से बचना चाहिए। क्योंकि अगर वैसे देखूं तो लग्नेश जो है दोनों के मित्रवत हैं, लेकिन आपको बचना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आता है। और साथ ही कर्क भी, तो मकर, मैंने देखा है कि कर्क, सिंह, मकर और कुंभ, इसमें से ज़्यादातर लोगों के लिए, मतलब अगर 70 से 80% कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता है। कहीं ना कहीं असंतोष, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, कहीं ना कहीं विचारों में जो है वो वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ निरस्ता, कुछ न कुछ कठिनाई, कुछ न कुछ विषाद, कुछ न कुछ कष्ट बना रहता है। विवाह के लिए समय उत्तम समय है, आप करिए। कुंडली वगैरह मिला के करना चाहिए अच्छे से, चाहे लेट कितना भी हो रहा हो। सावधानी बरतिए, मुहूर्त अच्छे से देखिए, क्योंकि जुड़ना आसान होता है, जब टूटती है कोई चीज़ तो वो बहुत कष्टकारी होती है। तो आप संभल कर करिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि योग अच्छा बन रहा है विवाह का, और जो अविवाहित हैं उनके लिए यह वर्ष अवसर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के लिए यह वर्ष कोई बहुत उपयोगी नहीं है, सामान्य सा वर्ष है जिसमें शुरू का हिस्सा परेशान करने वाला है। प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ, बाधाएं, रुकावटें, उलझने, अगर कोई रुकावट नहीं तो आप खुद ही उलझे रहेंगे। हो सकता है आप खुद ही निर्णय ना ले पाएँ, किसी ऐसे मोड़ पर हो कि मुझे ये करना है कि ये करना है, आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति जो है वो ग्रह गोचर बना रहा है। बाद का भी जो समय है वो इच्छाओं को तो बढ़ाने वाला है, सोचेंगे बहुत कुछ,
लेकिन उसके अनुसार रिजल्ट उतना नहीं आएगा। तो अगर मैं शिक्षा के दृष्टिकोण से कहूँ तो यह वर्ष सामान्य जाने वाला है। हालांकि बाकी जब समय समय पे मासिक और साप्ताहिक राशिफल में चर्चा होगी तब देखा जाएगा कि उस समय पर्टिकुलर किसी महीने में क्या योग बन रहा है। लेकिन अगर मैं पूरे वर्ष का सारांश बताऊं तो एवरेज ईयर कहा जा सकता है, जिसमें जो पहला क्वार्टर है वो बेहद निगेटिव है। उसके बाद का जो समय है, लास्ट 3 क्वार्टर जो है वो उतने निगेटिव नहीं है, वो सामान्य परिणाम देने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात किया जाए, स्वास्थ्य को लेकर के आपका खुद का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में समस्या नहीं है। वर्ष के प्रारंभ में बल्कि कोई समस्या थी भी तो वो थोड़ी दूर होगी। वर्ष के बाद के हिस्से में भी देखा जाए तो उस समय भी थोड़ा सा बेहतर ही समय आपका जाने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आर्थराइटिस या गैस्ट्रिक वगैरह की समस्या आपको पहले से है तो थोड़ी आपको सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन कोई बड़ी समस्या, अब पुनः कहूँगा, दशा अंतर्दशा हमेशा प्रभावित वही गवर्न करती है आपको। कुंडली में गोचर में ग्रह और गोचर का कॉम्बिनेशन, दशा अंतर्दशा का प्रत्यंतर दशा का कॉम्बिनेशन, ये सब मिला करके, और जन्म कुंडली के समय ग्रहों की स्थिति क्या है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला करके कोई बड़ी जो है वो चीज़ें होती हैं। तो अगर दशा अंतर्दशा आपकी खराब नहीं चल रही है तो स्वास्थ्य को लेकर के समय आपका ठीक चलेगा, उसमें कोई बहुत अधिक परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बेहतर स्वास्थ्य आपका रहेगा। अन्य बातों पर अगर मैं चर्चा करूं तो यह वर्ष आपके लिए कई मामलों में उत्थान का, दूसरों की खूब मदद करेंगे और दूसरों की मदद भी आपको मिलेगी। इस पूरे वर्ष में विशेष करके अप्रैल मई के बाद अगर मैं देखूं, वर्ष का जो आधा हिस्सा है उस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम सफल होता हुआ दिख रहा है। यह वर्ष जो सबसे नेगेटिव, जो सबसे नकारात्मक सेक्शन को दिखा रहा है अन्य बातों में अगर मैं देखूं तो वो है आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर के। अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा, केयर करिएगा, और छोटी हुई बात कोई हो तो इसको इग्नोर मत करिएगा कि वहाँ पर स्थिति नकारात्मक बन रही है। दूसरा, निवेश विशेष करके स्थायी संपत्ति में यानी जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल इस वर्ष में नहीं रहने वाला है। अगर खरीदना भी चाहते हैं तो वो पहले क्वार्टर में कर लीजिए। पहला क्वार्टर जो है वो कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन उसके बाद का समय संपत्ति में निवेश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती या कहीं सोच समझ के करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ तनाव, कुछ न कुछ नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है। कहीं न कहीं आप उसको लेकर के परेशान होंगे और उसका जो अंतिम परिणाम है वो बहुत अच्छा आने वाला नहीं है। पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य सुख की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत जो अन्य परिवार के लोग हैं, घरेलू जो वातावरण है वो थोड़ा कष्टकारी रहेगा और किसी न किसी कारण से घर के अंदर आपका मन नहीं लगेगा। लगभग पूरे वर्ष का मैं सारांश बता रहा हूँ। और घर से दूर बाहर आपको सुकून मिलेगा, घर के अंदर सुकून नहीं मिलेगा। पारिवारिक लोगों से वैचारिक मतभेद या तनाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है, वो स्ट्रेस आपको मिल सकता है। तो थोड़ा इन मामलों में जो है आपको ध्यान रखना है। अब सावधानी की मैं बात करूं तो जैसा जो अन्य बातें कही हैं उसमें सावधानियां भी कुछ छुपी हुई हैं। पहली बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि माता का स्वास्थ्य और संपत्ति में निवेश नहीं करना है। बहुत आवश्यक हो तो एक अलग बात है, या आपका काम ही हो तो एक अलग बात है, फिर भी कुछ न कुछ ये वर्ष वहाँ पर परेशानी आपको दे देगा अगर काम होगा तब भी। दूसरी बात यह है कि घर के अंदर थोड़ा सा उपकरणों से सावधान रहिएगा, बिजली इत्यादि के उपकरण से, और चोरी का भय बन रहा है। घर के अंदर सामान खो जाए, चोरी हो जाए, कोई बहुमूल्य वस्तु घर के अंदर से खो जाए, इस प्रकार का योग भी आपके लिए बन रहा है। उसमें कहीं कुछ अशुभता बनी हुई है तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है। आपके जो रूटीन के जो कर्मचारी हैं, घर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, वहाँ से भी आपको कुछ न कुछ घरेलू मामलों में परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उपचार के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ तो चूँकि आपके खुद के कैरियर और आपके खुद के स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या नहीं है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दिखाई दे रही है, ज़मीन जायदाद, तो वहाँ पर कोई ज़मीन जायदाद खरीदना हो तो कोई उपचार की तो बहुत आवश्यकता वहाँ पर है नहीं, बल्कि आप ना ही खरीदें तो अच्छा है। तो उपचार क्या करें इस वर्ष को बेहतर करने के लिए? चूँकि स्वास्थ्य कैरियर वगैरह ठीक ठाक है तो आप भगवान को थैंक्स गिविंग करें। आप भगवान शिव की आराधना करें, या जो भी आपकी आराधना है, हनुमान जी की आराधना करते हो, विष्णु की आराधना करते हो, माँ काली की आराधना करते हो, देवी की करते हो, उनकी आप नियमित आराधना करें। चूँकि वर्ष के प्रारंभ में पंचम आपके संतान भाव से संबंधित कुछ कष्ट
होने की संभावना है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ी बहुत परेशानी और कष्ट होने की संभावना है। तो शुरू में थोड़ा अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उपचार के रूप में ज़रूर राहु और मंगल से संबंधित शांति पूजा वगैरह करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, थोड़ा विशेष केयर करना चाहिए। और हर जगह स्कंद माता या भगवान शिव की पूजा काम करेगी। अगर संतान से संबंधित समस्या है, शिक्षा से संबंधित समस्या अगर आपको उत्पन्न हो रही है तो पुनः राहु संबंधी दान, राहु संबंधी अनुष्ठान और गणेश जी की नियमित पूजा, ये चीज़ें आपको लाभकारी करेंगी। अगर भय उत्पन्न हो रहा है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो भैरव जी का दर्शन करिए, उनको इमरती या उड़द, दही और गुड़ जो है उनको अर्पित करिए। तो समस्या किस हिसाब से, उस हिसाब से उपचार आप देखें। सामान्य जो है उसके लिए तो आप रेगुलर भगवान के जो पंचदेव हैं उनका ध्यान करना, भगवान को थैंक्स देना, मेडिटेशन करना, खान पान पर ध्यान देना। मकर वाले जो हैं उनको हमेशा तेल, घी और खट्टे पदार्थों से परहेज रखना चाहिए, अन्यथा सेहत से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। आर्थराइटिस और हड्डी से संबंधित रोग जो है वो सामान्य रूप से परेशान करते हैं, तो आप इनसे बचने के लिए खान पान पर ध्यान आप विशेष रूप से रखें, हरी चीज़ों का सेवन करें और अब पानी की मात्रा अधिक जो है आपको रखनी चाहिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो यह था 2022 का राशिफल सारांश स्वरूप। पूरे वर्ष पर्यंत मुलाकातें आप लोगों से होती रहेंगी, साप्ताहिक और मासिक राशिफल या गोचर इत्यादि अलग अलग विषयों पर समय समय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ताकि सुख और दुख समान भाव से आप उसको ले सकें और आगे बढ़ते रहें। घर परिवार में खुशियां हों और यह जो वर्ष है यह खूब ढेर सारी उन्नति देने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।